हाय गाइस, स्टार एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग्रामर हम ऑलरेडी सीख रहे हैं। अब टाइम आ गया वोकेबलरी भी बिल्ड करना है। चाहे हम एग्जाम दे रहे हैं या फिर हम स्पोकन इंग्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, इन बोथ द केसेस हमारी वोकेबलरी स्ट्रांग होनी जरूरी है। तो मैं आपको उसी तरीके से पढ़ाऊंगी जैसे मैंने खुद के एग्जाम्स और इंटरव्यू के लिए अपनी इंग्लिश को स्ट्रांग किया था, वोकेबलरी को बिल्ड किया था। मैंने कोई भी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं करी थी अपने एग्जाम्स और इंटरव्यू के लिए। तो जो भी तरीका मैंने अपनाया था वो लेमन तरीका था, जो मुझे लगता कि मुझे समझ आ रहा है और मैं उससे वो मुझे हेल्पफुल है, तो मैं वही तरीका तरीका अपना लेती थी। एज सिंपल एज दैट। तो मैं कहीं ना कहीं आपको उन्हीं तरीकों को यूटिलाइज करके दिखाऊंगी। मुझे नहीं पता आपको कोचिंग क्लासेस में कैसे पढ़ाया जाता होगा या फिर क्या वो तरीका अपनाते होंगे। जो भी तरीके मैं बताऊंगी वो मेरे खुद के हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि इस जो वोकेबलरी सेशन है उसमें जो मेंस सर्च फॉर मीनिंग एक बहुत ही ब्यूटीफुली रिटन बुक है बाय विक्टर ई फ्रैंकल। ये एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपने बारे में इन्होंने ये बुक लिखी है और एक एक साइकोलॉजिकल थेरेपी के बारे में भी है। तो इसमें हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्ड्स जो है वो देखने को मिलेंगे, सीखने को भी मिलेंगे। सबसे पहले जो बेसिक टिप्स है इम्प्रूव करने की वोकेबलरी, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये बिगनर्स जैसे आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी वोकेबलरी को डेवलप करने के लिए, तो आपको बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आपको एक पैटर्न मिल जाएगा किस तरीके से डेवलप करनी है। अगर आप बात करोगे कि रूट वर्ड्स याद कर लो, रूल्स याद कर लो, तो वो आप थोड़ा बाद में स्टार्ट कर सकते हैं, बट बेसिकली आपको समझ तो आना चाहिए कि आपको कैसे याद कैसे करना है एनीथिंग। तो जो मैंने टेक्निक अपनाई थी उस टाइम पे, ये मेरी खुद की है। आई डोंट नो उसका जो साइंटिफिक वो कुछ उनका रूल स्टेप्स और प्रोसीजर है कि नहीं, आई डोंट नो, बट इट इज माय पर्सनल वे की जिस तरीके से मैं सीखती थी। तो वो मैं स्ट्रेटजी अपनाती थी RWUR की, मतलब रीड एज मच एज पॉसिबल। फर्क नहीं पड़ता वो न्यूज़पेपर का एडिटोरियल है, वो उसका फर्स्ट पेज है, या फिर कोई मैगजीन का कहीं से मुझे पेज मिल गया वो है। आपको, क्योंकि जब मैंने तैयारी करी थी उस टाइम पे यूट्यूब पे ऑनलाइन कोई भी नहीं पढ़ाता था। उस टाइम पे यूट्यूब पे ऐसा कोई क्लासेस भी नहीं होते थे, तो मैंने कोई भी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कहीं से टिप्स और ट्रिक्स सीखे नहीं थे। तो मुझे जहां से भी पढ़ने को मिल जाता था, जहां से एक पेपर भी, एक आर्टिकल अभी मिल जाता था, मैं वो भी पढ़ती रहती थी बीच बीच में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप आपका एक अगर सबसे बड़ा सोर्स पता है आपको क्या है? सबसे बड़ा सोर्स आपका जो वोकेबलरी का है, वो लोग आप एक्नॉलेज भी नहीं करते हो, क्योंकि वो उसके बारे में आज कोई बात भी नहीं करता है। आई डोंट नो कि लोग क्यों नहीं समझते हैं, लेकिन जब जो आपका कॉम्पोजिशंस होते हैं ना, जो आपके पास प्रैक्टिस सेट होता है, उसमें जो कॉम्पोजिशन के पैराग्राफ होते हैं उसमें आपको ढेर सारी वोकेबलरी मिलेगी। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जाके डेली न्यूज़पेपर खरीदना या फिर कहीं पे कोचिंग लेना है कुछ भी, तो आप सिंपल है मेरी वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको फ्री सोर्सेज प्रोवाइड करूंगी। सेकंड, आप जब प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, जब आप आपका इंग्लिश कॉम्पोजिशन इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें जो कॉम्पोजिशन है आपको उसमें ढेर सारी वोकेबलरी मिलेगी। तो पहला आपका तरीका है कि रीड एज मच एज पॉसिबल। इसका दूसरा यूटिलाइजेशन भी होगा, रीडिंग का एक और यूटिलाइजेशन है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो पहला हो गया रीड करो, उसके बाद आप राइट करो। क्या करना है, आप खाली अंडरलाइन मत करो। जो वर्ड आपको जैसे पसंद आ गया, आपको लगता है कि आपको वो सीखना चाहिए और इम्पोर्टेंट है, तो डोंट जस्ट अंडरलाइन और उसको छोड़ दो। आप उसको एक सेपरेट जगह पे लिखो अपने हाथ से। जो लिखने में जो आप लिखोगे ना, वो आपके माइंड में अलग तरीके से अलग जगह पे जाके रजिस्टर होता है, वो आपको रिकलेक्ट करने में काफी आसान होता है। तो हमेशा आप अपने हाथ से, डोंट टाइप इट, डोंट अंडरलाइन इट, आप अपने हाथ से कहीं पे लिखो उस वर्ड को जिसको आप याद करना चाहते हैं। तीसरा चीज ये है, अंडरस्टैंड। लोग ज्यादातर, मैंने जो देखा है कि लोग खाली वर्ड मीनिंग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और उनको लगता है कि उससे उनकी वोकेबलरी डेवलप हो जाएगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ एक वर्ड का मीनिंग क्यों याद कर रहे हैं? आप उसकी डेफिनेशन याद करो, जो कि मैंने करी थी। मैं कोई वर्ड लेती थी, उसका एक नॉर्मल हिंदी में जो भी मुझे समझ आता था वो पढ़ लेती थी डिक्शनरी से जाके निकाल के। और दूसरी चीज थी, मैं उसकी जो डेफिनेशन होती थी ना, वो याद करने की कोशिश करती थी। उसके बेनिफिट्स क्या क्या है मालूम है आपको? कि आपको ना सिर्फ उस वर्ड का मीनिंग, बट क्योंकि आपको उसकी डीप डेफिनेशन समझ आ गई है, तो उसका बेनिफिट ये है कि उसके जो एंटोनिम और सिनोनिम है ना, वो गेस करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी।
पहली बात ये ध्यान रखिए कि सिनोनिम एंटोनिम एक वर्ड के बहुत सारे हो सकते हैं, जरूरी नहीं जो आपने आपकी बुक में पढ़ा है या फिर आपने कहीं से पढ़ा है सिर्फ वही हो, और भी उसके एंटोनिम सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो उस चीज से ओवरकम करने के लिए कि कैसे हर वर्ड का एंटोनिम सिनोनिम याद किया जाए, तो बेटर है कि आप जो भी वर्ड याद कर रहे हो उसकी जो डेफिनेशन है आप उसको याद करो। दैट विल हेल्प कि आप उस वर्ड को बेसिक उसका जो एक वर्ड का ना डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है, ये आपको मालूम होगा, लेकिन अलग अलग जगह पे उसका अलग अलग मतलब भी निकलता है। तो ये जो बेसिक उसकी डेफिनेशन आप समझोगे ना, उससे बेनिफिट आपको ये होगा कि अलग अलग जगह पे आप उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको समझ आ जाएगा। सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तीसरी चीज है रिवाइज इन माइंड। जब आप दिन भर में आप मॉर्निंग में आपका जो वोकेबलरी सेशन, आप मेरा ये वीडियो देख सकते हो, इसमें मैं आपको वर्ड्स भी देने वाली हूँ और उनके डेफिनेशंस भी देने वाली हूँ। और जो भी आपका सोर्स है जो आपको अच्छा लगता है आप वो कर सकते हो। मॉर्निंग में आप मेरी एक वीडियो लीजिए, उसके 10-15 वर्ड्स जो मैं आपको बताऊंगी वो सुन लीजिए, लिख लीजिए। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, थ्रू आउट द डे जब भी आप फ्री होते हो आपको अब कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सिंपली बैठना है, आंखें बंद करनी है एंड ट्राई टू रिकलेक्ट और रिवाइज करो कि जो आपने वर्ड सीखे हैं। फायदा क्या होगा कि जब आप रीड करते हो आपका एक एक पार्ट ऑफ ब्रेन उसको रजिस्टर करता है जो वर्ड है। जब आप उससे उसको हाथ से लिखते हो तो दो चीजें हो रही होती है, एक आपका जो हैंड मूवमेंट है वो रिमेम्बर किया जा रहा है बाय योर ब्रेन, और सेकंड जो विजुअल है, जब आप उस वर्ड को लिख रहे हो तो विजुअली उसको कैच किया जा रहा है। कभी भी आप ध्यान से देखो, चाहे आप अभी भी अपने आप को ऑब्जर्व करो, आप जब कुछ चीज याद करने की कोशिश करते हो तो फोटोजेनिक मेमोरी होती है हमारी, हमको एज अ फोटो रिमेम्बर, फोटो के जैसे याद आता है। जब आप एग्जाम में भी लिखते हो ना तो आप ध्यान करोगे ना कि कुछ याद करने की कोशिश करोगे तो आपके दिमाग में वो पेज और वो कैसे लिखा हुआ था, कहाँ लिखा हुआ था, वर्ड सेंटेंस या एनीथिंग, आपको वो याद आता है। तो फोटोजेनिक मेमोरी होती है हम लोगों की। तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा राइटिंग से क्योंकि आप उसको देख भी रहे हो और आप उसको लिख भी रहे हो। तीसरी चीज, जब आप रिवाइज कर रहे हो ना अपने ब्रेन में खुद से, तो आपके अलग अलग जो कनेक्शंस होते हैं ब्रेन में वो कनेक्ट होते हैं। तो अलग आपका जो पार्ट ऑफ ब्रेन है वो वहां पे एक्टिव होता है। तो रीडिंग से, राइटिंग से और रिवीजन से आपका डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन एक्टिव होता है। उससे फायदा ये कि जब आप उसको जो वर्ड है उसको बहुत आसानी से अपने दिमाग में रजिस्टर कर सकते हो। तो ये थी बेसिक टिप, और मैं आपको टिप्स देते रहूंगी इन कमिंग वीडियोस, तो स्टे ट्यून। अभी हम कुछ अपने वर्ड्स देख लेते हैं, कैसे मैं सीखती थी और कैसे आपको सीखना चाहिए मुझे लगता है। फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड है बिसेट। बिसेट एक वर्ड है, हमने इसको कहीं पे भी पढ़ा, चाहे ये हो सकता है कोई भी आपने आर्टिकल में पढ़ा हो, न्यूज़पेपर में पढ़ा हो, कहीं पे भी पढ़ा हो। तो हमने एक वर्ड ले लिया बीसेट, आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद में इसका सिंपल मीनिंग क्या निकल के आता है, घेर लेना। ठीक है, बीसेट है, घेर लेना है। अब ध्यान देना कि इसकी डेफिनेशन क्या है। घेर लेना क्या, कोई भी प्रॉब्लम होती है वो घेर लेती है, कोई इंसान आपको घेर ले, जो प्रॉब्लम्स होती है, डिफिकल्टीज होती है, मुश्किल हालात होते हैं, वो आपको कॉन्स्टेंटली, परसिस्टेंटली, कॉन्स्टेंटली जब घेर लेते हैं तो उसको बोला जाता है बीसेट। तो अभी लेकिन दूसरी चीज ये है कि घेर लेना क्या है, ये एक एक्शन है। एक्शन है तो ये वर्ब, तो एक वर्ब होगा। आपको मालूम है कि वर्ब क्या होता है, वर्ब कोई भी ऐसा वर्ड जो एक्शन बताता है। तो घेर लेना, डिफिकल्टीज घेर रही हो, चाहे ट्रबल्स घेर रहे हो, कुछ भी आपको, कोई पर्सन, कोई चीज आपको घेर रही है, तो वो क्या हो जाएगा, एक वर्ब हो जाएगा। इसके फिर आप, क्योंकि आपको इसकी डेफिनेशन पता चल गई है तो इसको सिनोनिम्स भी आपको समझ आ सकते हैं कि आपको कोई अटैक कर रहा है या फिर रेकी टॉर्चर कर रहा है, क्योंकि आपको मुश्किलें घेर रही तो टॉर्चर हो रहे हो आप। तो ये सब चीजें क्या है, आपको इसको सिनोनिम के जैसे आपको समझ आने लग जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अभी। नेक्स्ट है एक्सटर्मिनेशन। एक्सटर्मिनेशन का मतलब क्या है, तबाही। सिंपल इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा, तबाही। अभी तबाही से आपको, यही मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी कि अगर आप इसका वन वर्ड मीनिंग याद करोगे तो आप उसका जो ब्रॉड मीनिंग है, जो ब्रॉडर सेंस में मीनिंग है वर्ड का, वो आपको याद नहीं होगा। उसके लिए डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है।
तबाही का मतलब यहाँ पे एक्सटर्मिनेशन का मतलब निकल के आता है कि किलिंग, किसी को, एक ग्रुप का, जब एक बहुत संख्या में बहुत सारे लोगों को या फिर पशुओं को या फिर लोगों को मार दिया जाता है, तो उसको क्या बोला जाएगा? एक्सटर्मिनेशन। आपने पुराने जो सीरियल्स है उसमें जो पौराणिक कथाएं है वहां पे सुना होगा ना, नरसंहार किया। तो जो संहार करना है, संहार करना इस एक्सटर्मिनेशन, जिसको तबाही भी बोलते हैं हिंदी में, और बहुत सारे लोगों के ग्रुप ऑफ पीपल या फिर एनिमल को साथ में मार देना हो जाएगा एक्सटर्मिनेशन। क्या है? और एक्सटर्मिनेशन क्या कैसे यूज किया जा सकता है? एज अ नाउन इसको यूज किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है फॉस्टर। फॉस्टर आपने फॉस्टर जैसे ही मैंने आपको वर्ड बोला, आपके दिमाग पे, ज्यादातर लोगों के दिमाग पे ऑलरेडी क्लिक कर गया होगा कि फॉस्टर पेरेंट्स होते हैं, राइट? जब नॉट इंडिया इतना ज्यादा फेमस नहीं है फॉस्टरिंग ऑफ चाइल्ड इंडिया में, लेकिन बाहर अब्रॉड में फॉस्टर जो होते हैं, फॉस्टर होम होते हैं। अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख सकता है, वो उनको फॉस्टर होम में छोड़ देते हैं, वहां से फिर दूसरे लोग उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो वो चीज आपको मालूम है? जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि एक वर्ड के डिफरेंट सिनारियो में डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। तो वहां पे फॉस्टर का मतलब है पालना किसी को। लेकिन फॉस्टर पालक, अगर आपने इसका एक वन वर्ड मीनिंग याद कर लिया तो आप हो जाओगे कंफ्यूज, एग्जाम में करके आओगे रॉन्ग, और आपको जिंदगी भर ये लगेगा कि फॉस्टर का मतलब फॉस्टर पेरेंट्स ही हो सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। बट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोटिस करो कि यहाँ पे सिर्फ फॉस्टरिंग का मतलब पेरेंटिंग नहीं होता है, ये होता है एनकरेज करना, किसी भी चीज को एनकरेज करना। आप कोई भी हैबिट को फॉस्टर कर सकते हो, ठीक है? तो आप किसी भी चीज को जब फॉस्टर करते हो, कल्टीवेट करना, नर्चर करना, ठीक है, एनरिच करना, और या फिर प्रमोट करना, वो सब क्या सिनोनिम हो जाएंगे फॉस्टर के। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्या? डेफिनेशन। तो ये क्या है? एक वर्ब है। क्या है? वर्ब। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है एमिग्रेट। एमिग्रेट क्या होता है? एमिग्रेट, आपको एमिग्रेशन मालूम है, ठीक है? एमिग्रेशन बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है। तो उसी का वर्ड है एमिग्रेट। मतलब आप एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रहे, उसका होता है एमिग्रेट। और ये क्या है? एक वर्ब है। सॉरी, ये एक वर्ब है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पॉन्डर। पॉन्डर मतलब क्या है? विचार करना। यहाँ पे जब आप अगर बात करते हैं कि थिंक, आप बोलोगे मैडम थिंक, अगर विचार करना है तो थिंक भी इसका क्या होगा? थिंक इसका सिनोनिम होगा। तो बट थिंकिंग अबाउट, आप किसी चीज पे गहन विचार जब करते हो, वो होगा इसका सिनोनिम। थिंकिंग अबाउट, गिवन अ थॉट, या फिर किसी चीज को कंसिडर करना, मुल ओवर करना, किसी के ऊपर स्टडी करना, राइट? तो ये पॉन्डर थिंकिंग का एक डीपर पार्ट है। डीपर मतलब उससे ज्यादा सीरियस वर्ड है ओनली थिंकिंग से। तो किसी चीज को केयरफुल थिंकिंग देना, उस चीज के ऊपर आपका डिसीजन लेने से पहले, उसको क्या बोला जाएगा? पॉन्डर। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको हेल्प करेगी। तो ये क्या है? एक वर्ब है। क्या है? एक वर्ब है। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड, इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड क्या होता है? खुदा। खुदा मतलब कुरेदा हुआ होता है ना कोई भी सरफेस के ऊपर, तो उसको बोलते हैं इंस्क्राइब्ड। तो कार्व करना, कोई सरफेस के ऊपर कार्व करना। जो पहले हमारे पास बहुत सालों पहले जब हमारे जो पूर्वज होते थे उनके पास बुक्स नहीं होते थे, तो लिखने के लिए कोई पेन पेपर नहीं होते, तो वो क्या करते थे? इंस्क्राइब करते थे मेन्यूस्क्रिप्ट्स को। मेन्यूस्क्रिप्ट्स जो थे उनको इंस्क्राइब करते थे। वो एक लकड़ी के फट्टे के ऊपर खोद खोद के, कुरेद कुरेद के लिखा करते थे। तो इस तरीके से आप क्या याद कर सकते हो? इंस्क्राइब्ड को याद कर सकते हो कि कोई सरफेस के ऊपर कोई कैरेक्टर को मार्क करना। आपने देखा होगा आजकल, आजकल फिर भी थोड़ा कम हो गया है, थोड़े दिन पहले जो हमारे जो पौराणिक प्लेसेस होते हैं ना, जहाँ पे जैसे लाल किला हो गया, या फिर कोई भी ऐसी अच्छे अच्छे प्लेसेस जो हमारे लिए मॉन्यूमेंट्स होते हैं, वहां पे लोग दीवारों के पर कुरेद कुरेद के कुछ कुछ लिख के आ जाते थे। तो उसी को इंस्क्राइब्ड बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? कि इम्प्रिंट करना, स्टैम्प करना, इम्प्रेस करना, डिब्रॉस मार्क करना, तो एनग्रेव करना, ये सब सिनोनिम्स हो जाते हैं
इंस्क्राइब्ड के, और ये एक वर्ब है। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, कमेंडमेंट। कमेंडमेंट क्या होता है? आज्ञा देना। तो कमेंडमेंट से ही क्या वर्ड निकल के आया? कमांड। कमांड कमेंडमेंट से ही निकल के आया है। और कमेंडमेंट एक्चुअली कहाँ से निकल के आया है, वो बना कैसे है, वो आप देखो कि ये स्ट्रिक्टली रूल्स भगवान ने दिए थे। ठीक है, अभी जो रिलीजन है वो मैं बात नहीं करूंगी। तो आप सिंपल रखिए, आपके जो भी भगवान है आप उनको भगवान या जिनको भी आप मानते हो, तो इमेजिन करिए कि उन्होंने कुछ रूल्स इंसान को दिए कि आप इन रूल्स के अलावा कुछ और काम नहीं करोगे। तो वो क्या थी? भगवान की कमेंडमेंट्स थी। क्या थी? कमेंडमेंट्स। तो आज आगे जाके उसी वर्ड को कमांड के जैसे भी यूज, एज अ कमांड भी उस वर्ड को सेम मीनिंग के लिए यूज किया जाता है। तो कमेंडमेंट्स और कमांड दोनों का मतलब क्या होता है? आज्ञा। क्लियर है? और ये क्या है? एक नाउन है। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, चलो। टॉर्मेंट। नेक्स्ट वर्ड है टॉर्मेंट। इसका मतलब क्या हुआ? यातना देना, किसी को यातना देना, किसी को फिजिकल या फिर मेंटल सफरिंग देना। तो इसमें जब आपको पता चल गया कि फिजिकल और मेंटल किसी को सफरिंग देने को टॉर्मेंट बोलते हैं, तो उसके आप सिनोनिम क्या आपको समझ आ सकते हैं? सफरिंग, ठीक है, एगनी, या फिर टॉर्चर, या फिर पेन। देखो, सिंपल सिंपल जो वर्ड है ना, वो आपको जब आते हैं तो आपको उसके सिनोनिम एंटोनिम समझ आने लग जाते हैं। अगर इसके जो पेन हो गया, सफरिंग, टॉर्चर, ये सिनोनिम है, तो एंटोनिम क्या हो सकता है? टॉर्मेंट का यातना देना मतलब प्लेजर देना, एंटोनिम हो सकता है। खुशी, जॉय, उसका एंटोनिम हो सकता है। तो ये हो जाएगा अबाउट टॉर्मेंट। क्लियर है? और ये क्या है? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये एक नाउन है। ओके। पॉइजेंट। पॉइजेंट के हृदय हृदय स्पर्शी। पॉइजन क्या? इवोक करना। हृदय स्पर्शी का मतलब क्या हुआ? कोई भी आपका जो इमोशन है उसको इवोक करना, उसको जगाना। तो पॉइजेंट एक एडजेक्टिव के जैसे यूज किया जा सकता है पार्ट ऑफ स्पीच में। कोई भी सेंटेंस में एज एडजेक्टिव यूज किया जा सकता है पॉइजेंट। तो क्योंकि वो कोई डीप सेंस को, सैडनेस को, या फिर हृदय स्पर्शी, क्या आप सैडनेस की तरफ नेगेटिव सेंस में आप इसको यूज करेंगे पॉइजेंट को, हृदय स्पर्शी, कि वो आपकी सैडनेस या फिर कोई रिग्रेट को इवोक कर रहा है, जगा रहा है, राइट? तो करुणा जगा रहा है आपके अंदर। तो इसका क्या आप सिनोनिम्स हो सकते हैं? सैड हो सकता है, फिर पिटीफुल हो सकता है, पिटियस हो सकता है, हार्ट हार्ट टचिंग हो सकता है, राइट? मूविंग हो सकता है, हार्ट ब्रेकिंग हो सकता है, टीयर जोकिंग हो सकता है। तो ये वाले जो वर्ड्स है, इस कैटेगरी ऑफ वर्ड को आप पॉइजेंट के सिनोनिम्स में काउंट कर सकते हो। तो जो मैंने आपको टिप्स बताई थी, ट्रिक बताई थी, कि अगर आप कोई भी वर्ड की डेफिनेशन आप समझ रहे हो, तो उसके जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स है ना, वो आपको खुद ब खुद समझ आने लग जाएंगे। आपको याद करने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, जो कि बहुत ही पॉसिबल भी नहीं है। मुझे लगता है कि आपको इतने हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज आसानी से हो जा रही है तो वाई टू डू सो मच ऑफ हार्ड वर्क? आप यहाँ पे जो टाइम बचाएंगे, आप कहीं और पे यूज करके उसको इस्तेमाल करेंगे, तो आप और कुछ बेनिफिट वहां से राइट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। नेक्स्ट है क्लर्जीमैन। क्लर्जीमैन क्या होते हैं? जो आप प्रीस्ट होते हैं, ठीक है, हिंदू में प्रीस्ट होते हैं जो। तो क्रिश्चियन में जो पादरी होते हैं, चर्च में जो करते हैं, चर्च का ध्यान रखते हैं और वहां पे शादी वगैरह कराते हैं, तो उनके जो पूजा अर्चना का जो काम है क्लर्जीमैन करते हैं। क्लर्जीमैन का मतलब होता है पादरी। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे, ओपस। ओपस मतलब रचना। अगर आप इसका सिंपल वन वर्ड मीनिंग याद करेंगे, रचना, आपको कुछ इसका समझ नहीं आने वाला है। तो इंपॉर्टेंट अगेन आ जाती है क्या? उसकी डेफिनेशन। ओपस रचना, किस चीज की रचना करना? कोई भी आर्टिस्टिक वर्क, स्पेशली लार्ज स्केल पे, कोई जैसे पेंटिंग हो गया, ठीक है, किसी ने अपना म्यूजिक कॉम्पोजिशन किया, वो भी ओपस में आती है, वो भी रचना में आती है, राइट? तो कोई भी प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन किसी चीज की, किसी चीज को क्रिएट करना, ठीक है, कोई पीस ऑफ आर्ट हो गया, कोई म्यूजिक हो गया, कुछ आपने बना दिया, आपने एनग्रेव कर दिया कहीं पे, तो उस आर्टिस्टिक वर्क को, जो कि बड़े स्केल पे किया जाता है, ठीक है, बड़ी बड़ी पेंटिंग या फिर बहुत नंबर ऑफ पेंटिंग्स हो गई, बहुत सारे गाने हो गए,
ठीक है, कॉम्पोजिशन उनको क्या बोला जाएगा, ओपस। क्लियर है, याद रहेगा। और तो इसका जब हमको इसका ये डेफिनेशन पता चला तो कैसे हम इसको सिनोनिम्स बता लेंगे, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। प्रोडक्शन हो सकता है, वर्क ऑफ आर्ट हो सकता है, क्रिएशन हो सकता है। तो ये सब चीजें, ये सब वर्ड इसके हो सकते हैं सिनोनिम्स। तो इसमें ये क्या है, ये एक नाउन है, नाउन। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट है एडमोनिश। क्या, एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब धिक्कारना, किसी को धिक्कारना, उसको डांट लगाना, उसको वार्न करना फर्मली, उसको एकदम कड़े शब्दों में किसी को फर्मली बोलना कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, या फिर तुम जाओ और ये काम करो। राइट, किसी को बहुत ही फर्मली आप बोलना। तो ये एक कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, वर्ब है, ये एक वर्ब है। और किसी को वार्न करना, रिप्रिमांड करना किसी को फॉर्मली, तो उसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। ये हो सकता है रिब्यूक करना, स्कोल्ड करना, या फिर और क्या हो सकता है, रिप्रोच करना, किसी को लेक्चर देना। ठीक है, लेक्चर मतलब फर्म शब्दों में लेक्चर देते हैं ना। आपके पेरेंट्स जब आपको डांटते हैं तो वो आप बोलते हैं ना, लेक्चर मत दो मुझे, तो वो भी एडमोनिश ही होता है। राइट, क्रिटिसाइज करना, तो पुल अप करना। तो ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे एडमोनिश के। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है फेयर्ड। फेयर्ड का मतलब है प्रदर्शित करना, किसी चीज को, किसी चीज का प्रदर्शनी लगाना। ठीक है, आर्ट फेयर होता है, म्यूजिक फेयर होता है। तो जो प्रगति मैदान दिल्ली में होता है वहां पे क्या, बुक्स फेयर होता है। तो प्रदर्शन करना, कुछ कुछ चीजों को स्पेसिफिक वे में या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप प्रदर्शन करना। ठीक है, उसको एग्जिबिट एग्जिबिट करना, एग्जिबिट करना भी प्लेयर का ही एक सिनोनिम हो सकता है। तो नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, कंसेप्शन। कंसेप्शन क्या होता है, धारणा। कंसेप्शन मतलब कॉमन, जो सब लोग एक धारणा बना लेते हैं ना, फॉर्मिंग अ डिवाइसिंग ऑफ अ प्लान और आइडिया। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, इंडिविजुअली भी मैं बात कर रही हूँ, ग्रुप भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, अपने मन में खुद को एक समझ बना लेना, किसी चीज की समझ बना लेना कि ये जो मैंने समझा वही सही है, और बाकी लोग जो समझ रहे हैं उसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर अगर हम ग्रुप ऑफ वर्ड की बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड, नॉट ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ पीपल की बात करेंगे, तो क्या होगा, एक लोगों में धारणा बनी होती है कि इंडियन लोग ऐसे होते हैं, अमेरिकन लोग ऐसे होते हैं। तो सबका एक अपनी खुद की धारणा है। अगर हम कॉमन कंसेप्शन की बात करें, कॉमन कंसेप्शन मतलब सब लोगों की कॉमन है, सब लोग एक ही चीज में बिलीव करते हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, कंसेप्शन। और ये एक नाउन है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, रेज। रेज काफी बार यूज किया जाता है, आप आर्टिकल्स वगैरह में काफी कॉमनली यूज्ड है। क्योंकि आजकल क्या होता है कि लोगों में पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया है। लोगों में पेशेंस लेवल कम हो गया तो बहुत जल्दी रेज में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। और रेज इज नॉट नॉर्मल वाला गुस्सा। ठीक है, रेज वो होता है जिसमें हम गुस्से में अंधे हो जाते हैं ना, वो वाला गुस्सा जिसमें कोई कंट्रोल ही नहीं होता है गुस्से के ऊपर। तो रेज, उस अनकंट्रोलेबल गुस्से को रेज बोला जाता है, और एक ये नाउन होता है। जब एक अनकंट्रोलेबल गुस्सा है तो उसको आप सिनोनिम क्या बोल सकते हैं, फ्यूरी, या फिर रैथ, आउटरेज हो सकता है। और क्या हो सकता है, अनोयंस हो सकता है, डिसप्लेजर हो सकता है, बिटरनेस हो सकता है, हॉस्टिलिटी हो सकता है। तो ये सारे क्या हो सकते हैं, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। जब गुस्से में है तो काम होगा पर्सन, तो क्या हो जाएगा, उसका एंटोनिम एंटोनिम हो जाएगा, तो कामनेस विल बी एंटोनिम। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट है अनरिलेंटिंग। अनरिलेंटिंग मतलब बेदर्द, उसमें कोई भी किसी के लिए मतलब दर्द की भावना ना हो, कोई काइंडनेस नहीं हो, नॉट गिविंग वे टू काइंडनेस और कंपैशन, किस उसको दिया उसको जगह ही नहीं है उसके दिल में। तो उसको क्या बोलते हैं, अनरिलेंटिंग पर्सन। जो बहुत ही बेदर्द किस्म के लोग होते हैं, उन लोगों के लिए इसको यूज किया जाता है एज एन एडजेक्टिव, कि वो पर्सन एक अनरिलेंटिंग पर्सन है, उसमें कोई भी दया धर्म या फिर ऐसा कोई भी उसमें इमोशन नहीं है। वो अपने, जो उसने डिसाइड कर लिया है, वो उस काम को करेगा। उस पर्सन को टॉर्चर करना है तो करेगा, इसमें कुछ, वो उससे बिल्कुल टस से मस नहीं होने वाला, उसके दिल को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। उस पर्सन को अनरिलेंटिंग पर्सन बोलते हैं। तो अगर हमको अनरिलेंटिंग का मतलब डेफिनेशन समझ आ गया, तो एंटोनिम क्या हो सकता है,
कांस्टेंट रहता है वो अपनी चीजों में, कंटिन्यूस रहता है, राइट, और स्टेडी रहता है, बिल्कुल वो अपने चीज जो उन्हें फोकस कर लिया वो उसको छोड़ेगा नहीं, नॉन स्टॉप है, तो उसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अनरिलेटिंग। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड कैप्टिव। कैप्टिव मतलब बंदी बना लेना। क्या होता है बंदी बना लेना? जैसे हमारे यहाँ से सैनिक कोई अगर पाकिस्तान में चला जाता है या फिर कोई भी कंट्री में चला जाता है इलीगली, मैं इलीगल की बात कर रही हूँ, लीगली अगर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग ऑन वीजा, प्रॉपर परमिट के साथ जा रहे हैं। अगर वो बिना परमिशन के इलीगल जा रहे हैं तो उनको वो कंट्री क्या कर लेती है, कैप्टिव कर लेती है, बंदी बना लेती है। और वो जो बंदी और कैप्टिव जो शब्द होता है वो इंसानों के लिए नहीं, वो एनिमल्स के लिए भी यूज करता है, कि हम लोग जो एनिमल्स होते हैं उनको कैप्टिव रखते हैं, हम उनको बंदी बना के रखते हैं, बहुत सारी भेड़ बकरियों को या फिर पक्षियों को, तो हम कैप्टिव करके रखते हैं। तो ये होता है एक नाउन। और इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है कि प्रिजन, जैसे प्रिजनर ऑफ वॉर्स जो होते हैं उनको भी कैप्टिव ही बोलते हैं, इनमेट हो गया, कन्विक्ट हो गया, ठीक है, हमारे जो खुद के जेल में लोग हैं इंडिया में जिन्होंने कुछ क्राइम किया तो वो भी तो कैप्टिव है, वो भी बंदी है, तो प्रिजनर भी हो जाएंगे, डिटेनी भी हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड ग्लांस। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ग्लांस, किसी को एक झलक से देखना। आप कहीं जा रहे हो, आपने एक बहुत ही सुंदर ड्रेस देखी, बहुत ही अच्छी बुक देखी, आपने कुछ भी जो आपको एक नजर देखी, आपने ध्यान से नहीं देखा, एक झलक में देखा और पसंद आ गया, तो पसंद आना इज डिफरेंट थिंग, बट आपने सिर्फ एक ब्रीफ लुक दिया। क्या आप जब एग्जाम में जाते हो तो आप अपनी बुक को एक ग्लांस देते हो, आप एक झलक देखते हो, ताकि वो आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाए, एक रिवीजन हो जाए। तो एक ब्रीफ और हरीड लुक देना, किसी किसी चीज को देना, या फिर किसी पर्सन को देना, एनीथिंग, किसी चीज को एक ग्लांस देना, मतलब जल्दी जल्दी में आप उसने आपने उसको देख लिया, ये एक वर्ब है। और सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं इसके, ये हो सकता है क्विक, क्विक लुक हो सकता है, एक ब्रीफ लुक हो सकता है, पीक कर सकता है किसी पे, ग्लिम्स हो सकता है, राइट, तो ये हो सकते हैं इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है ड्रेड। ड्रेड मतलब भयानक, कि ठीक है, कोई भी ड्रेडफुल काम करना, किसी ने एक भयानक काम किया, ड्रेडफुल, तो ड्रेड मतलब भयानक, ठीक है। एंटिसिपेट विद ग्रेट एप्रीहेंशन, किसी चीज को जब आप याद करके डर जाते हो, तो दैट जिस चीज को याद करो वो ड्रेडफुल है। तो ड्रेड मतलब भय, भय, ड्रेड का मतलब क्या है, भय होना। तो इसके एग्जाम सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, भय मतलब किसी चीज को याद कर रहे हो तो और आप डर जाते हो उस चीज को याद करके, तो फियर हो सकता है, टू बी अफ्रेड ऑफ हो सकता है, वरीड अबाउट हो सकता है, राइट। तो इसके फ्रेजेस में आपको सिनोनिम्स मिल सकते हैं। तो और ये क्या होगा, एक वर्ब होगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट है अमास। नेक्स्ट वर्ड मतलब अमास, इकट्ठा होना, बहुत सारी भीड़ जमा हो जाना, एक्यूमुलेट हो जाना, ठीक है। तो अमास, जब हम कोई मोर्चा निकालते हैं या फिर कोई धरना देते हैं, तो हम लोग सब लोग क्या करते हैं, गैदर होते हैं, अमास होते हैं। अमास मतलब बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा होना, गैदरिंग टुगेदर, ठीक है। और ये एक टाइम पे, एक इंस्टेंटली भी हो सकता है, किसी ने कॉल दिया और सब लोग अमास हो गए, या फिर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी हो सकता है कि वो धीरे 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 सब लोग एक एक मुहिम में जुड़ते गए, तो इसको ये एक वर्ब के जैसे यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है एंट्रेंच्ड, आरोपित। आरोपित, एंट्रेंच्ड का, आरोपित का मतलब ये नहीं किसी पे ब्लेम करना, आरोपित मतलब आरोपण करना, उस चीज को इम्बाइब करना, राइट, खुद के अंदर ढालना, तो आरोपण करना को बोलते हैं एंट्रेंच, एंट्रेंच। और एंट्रेंच्ड होगा, ईडी अगर है तो आरोपित हो जाएगा। कोई भी हैबिट हो गया, कोई बिलीफ हो गया, उसको बिलीव, उसको फर्मली, उसको एकदम अपने अंदर उसको बिठा लेना, दिमाग दिल जहन में, कि वो बहुत डिफिकल्ट हो जाए किसी और के लिए उसको चेंज करना, और आपके खुद के लिए भी। तो आप एक हैबिट जो होती है एस्टैब्लिश करना, लॉन्ग टर्म एस्टैब्लिश, फिक्स्ड, आपके दिमाग में कुछ फिक्स्ड बिलीफ हो जाने को बोलेंगे एंट्रेंच्ड। तो ये एक क्या है, एडजेक्टिव है, राइट। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, इट इज रेमिनेंट। रेमिनेंट्स मतलब रेमिनेंट्स मतलब अवशेष, कोई भी अभी रिसेंटली देखिए एक
अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में प्लेन क्रैश हुआ था, तो उसके जो वहां पे अवशेष बच गए थे आफ्टर द एक्सीडेंट, वहां पे जो टुकड़े बच गए थे उनको क्या बोला जाएगा? क्या? रेमिनेंट्स। वो उस प्लेन के रेमिनेंट्स थे, उसके अवशेष बचे हुए थे। तो जो पार्ट होते क्वांटिटी, जो छोटे छोटे टुकड़े क्वांटिटी वहां पे बच गई थी, कोई भी बड़े पार्ट के तबाह होने के बाद में, तो वहां पे क्या बच जाते हैं? रेमिनेंट्स बच जाते हैं। रेमिनेंट आप एक नाउन के जैसे यूज कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है म्यूनिशंस। म्यूनिशंस मतलब, आपने ये वर्ड, एक फ्रेज काफी कॉमनली सुना, आर्म्स एंड म्यूनिशंस। तो ये आर्म्स को छोड़ के यहाँ पे म्यूनिशंस जो होते हैं, ये होते हैं लड़ाई का सामान। आर्म्स क्या? हथियार, और म्यूनिशन मतलब लड़ाई का सामान, जो वेपन्स होते हैं उसको म्यूनिशंस बोलते हैं। इक्विपमेंट्स होते हैं, जो स्टोर्स होते हैं, उन सबको मिला के एक क्लब टुगेदर आप क्या बोलते हो? म्यूनिशंस बोलते हैं। आर्म्स मतलब जैसे बंदूक हो गया, लेकिन उसके अंदर जो सप्लाईज होती हैं, राइट, सप्लाईज होती है, जैसे बुलेट्स हो गई, बॉम्ब्स हो गए, गन्स के अंदर जो यूज किए जाने वाले जो होते हैं, उनको ज्यादातर क्या बोला जाता है? म्यूनिशंस। राइट। और ये क्या है? क्योंकि वो थिंग थिंग है, तो ये एक नाउन है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अनकैनी। अगर आप टीवी देखते हैं, तो आप अगर मोस्टली जो फैशन टाइप के जो शोज होते हैं या फिर किसी के इंटरव्यूज होते हैं, तो वहां पे आपने ये वर्ड काफी बार सुना होगा, अनकैनी। या ठीक है, तो अनकैनी क्या होता है? अनकैनी होता है अलौकिक, राइट, स्ट्रेंज। अलौकिक मतलब स्ट्रेंज, मिस्टीरियस वे में कोई लोग आंसर करते हैं कोई क्वेश्चन के, या फिर अनकैनी वे में बिहेव करते हैं, तो बिहेवियर भी हो सकता है, आंसरिंग भी हो सकता है, एनीथिंग। तो इट इज एन एडजेक्टिव, राइट। तो वो नाउन के जो नाउन को मॉडिफाई करेगा, तो ये हो जाएगा अनकैनी, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो अननेचुरल वे में जो कोई आंसर कर रहा है, तो अनअर्दी, या फिर अनरियल। तो मिस्टीरियस वे में कोई बिहेव कर रहा है, तो वो बिहेव करेगा अनकैनी वे में। काफी अच्छा वर्ड है, तो आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी इसको यूज कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और ऐसे वीडियोस देखने तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ अपडेट्स। एंड इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, वो मैं पार्ट्स पार्ट्स में वीडियोस निकालते रहूंगी, क्योंकि अगर मैं एक साथ सारे वर्ड्स दूंगी तो आप भी एक साथ याद नहीं कर पाओगे, और बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो डोंट वरी, आई एम गोइंग टू फिनिश ऑल 600 वर्ड्स। तो बिल्कुल मत सोचिए कि मैंने इतना ही पढ़ाया और आगे नहीं पढ़ाऊंगी। तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू फिनिश ऑल दोज वर्ड्स। और एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ आई विल मीट यू वेरी वेरी सून। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर। बाय बाय।